Welcome back everyone. This is a continuation of today's class only. जो थर्ड क्लास हमारा कैपिटल बजटिंग का चल रहा था, इट इज़ ए कंटिन्यूएशन ओनली. ओके, थर्ड क्लास में हम क्या कर रहे थे? वन सेकेंड. ओके, हमने पेबैक पीरियड को समझने का पूरा कोशिश किया. दो तरीका था, एनुअल कैश फ्लो इक्वल, एनुअल कैश फ्लोज अनइक्वल. ओके, तो दोनों केस में हमने कैसे पीबी कैलकुलेट करने का जो अप्रोच है वो हमने सीखा. अब थोड़ा सा एक थियोरेटिकल पार्ट है, वो उस चीज़ को कंसीडर करते हैं. ओके, कैसे करेंगे? आगे चलते हैं. लिमिटेशंस. इस मेथड का लिमिटेशन क्या है? पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, टीवीएम जो है ना उसको ये इग्नोर करता है. सर कैसे? कैसे ही आप बोल रहे हो? ये जो बेटा एक साल में इतना प्रॉफिट है, 2 साल में, 3 साल में, आपने क्या किया? आज के डेट में आप खड़े हो, ईयर जीरो में आप खड़े हो और आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो 2 लाख एंड यू आर सेइंग दैट 3 साल में ये रिकवर हो गया, चौथे साल में ये रिकवर होगा या पांचवें साल में रिकवर होगा. जो भी कर रहे हो आप, ये दीज आर ऑल फ्यूचर टाइम्स, राइट? खड़े हो आज, ठीक, ये प्रेजेंट में खड़े हो. तो आपने क्या ये जो वैल्यूज आपने कंसीडर किया रिटर्न के, क्या ये टाइम वैल्यू एडजस्टेड है? क्या ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है? द आंसर इज नो. सिंपल एंड सिंपल कैश फ्लोज को आपने लिया, आपने टाइम वैल्यू को इग्नोर किया. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट और लिमिटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड अच्छा है, ऐसे में हम लोग इसे डिनाई नहीं कर सकते, बट ओवरऑल अगर देखना देखना जाए, द इनहेरेंट लिमिटेशन है कि आपने टाइम वैल्यू को इग्नोर किया. आगे चलते हैं. इट इग्नोर्स द टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट. एक्चुअल में आप कब एक एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो? जब आप नेट में वो प्रोजेक्ट से कुछ प्रॉफिट कमा पाते हो. तो ये पेबैक पीरियड क्या है? पेबैक पीरियड सिर्फ आपको इतना बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. दैट्स इट. इट नेवर 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 स्पीक्स अबाउट योर प्रॉफिटेबिलिटी. आपको बस आपका रिकवर कब तक होगा, कितना टाइम में होगा, दैट इज व्हाट दिस टेक्निक स्पीक्स अबाउट. ओके, तो इट इज वन ऑफ द लिमिटेशन. स्पीकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, इजीएस्ट है, ये सबसे इजी है. किसी को नहीं भी पता रहता है तो थियरीज का जो हम लोग आंसर्स लिखते हैं, तो ये मनगढ़ंत कुछ कुछ कंसेप्ट्स या कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग ऐड करते ही रहते हैं. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कंसेप्ट में कुछ था ही नहीं. इज द मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक ऑफ कैपिटल वेस्टिंग. आगे, overall project risk can be estimated after considering the length of payback period. आपको अगर टाइम वैल्यू या अदर टेक्निक्स को यूज करना भी है, पहले आप इंश्योर करना चाहते हो खुद को कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको एक्चुअल में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, और कितना टाइम लगेगा मेरा कैश फ्लो रिकवर होने में, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में. ये अगर आप बिफोर हैंड आपको पता चल जाए, बिफोर सिलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट या बिफोर गोइंग फॉर द टाइम वैल्यू कंसेप्ट, तो आप पहले से ही कॉशियस हो जाते हो. अगर एक प्रोजेक्ट में देख के आपको लग रहा है कि इससे रिकवर होने ही वाला नहीं है, तो आगे के मेथड्स या आगे के टेक्निक्स आप यूज करने से बचोगे, आप दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट करोगे. सो दिस पर्टिकुलर जो टेक्निक है, दैट हेल्प्स यू इन असेसिंग द प्रोजेक्ट रिस्क इन एडवांस. आपको ये पूरा ओवरऑल रिस्क बता देता है. आप अगर पेबैक पीरियड अगर आपको ग्रीन सिग्नल दे कि हाँ, इस प्रोजेक्ट से, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जरूर रिकवर होगा, कितना दिन में रिकवर होगा, ये अगर आपको पहले से ही पता चल जाए, तो आप एक सेफेस्ट पोजीशन में रहते हो, आइदर टू कंसीडर द प्रोजेक्ट और नॉट. ओके, ऑब्वियसली कंसीडर करने से पहले और भी बहुत सारे टेक्निक्स है जो आप यूज करना चाहोगे, बट दोज आर सेकेंडरी. पहले आप टारगेट रखते हो ओवरऑल, ऐसे ही जस्ट लेमेन लैंग्वेज में अगर देखें कि हमारा ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होगा कि नहीं, वो पहले पेबैक पीरियड से आप लोग चेक कर लेते हो, उसके बाद आगे की टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो. तो दीज आर सम लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस. एमसीक्यू से थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं. आगे चलें. तो ये हमारा जो पहला टेक्निक था कैपिटल बजटिंग का, मूविंग फॉरवर्ड.
आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि थोड़े से मिसकंसेप्शंस इसको लेके चलते हैं, और जो मॉड्यूल्स हैं आप लोग के CS के, उसमें जितना इसका डिस्क्रिप्शन दिया है दैट इज़ नॉट इनफ। और अगर इसको लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, और क्योंकि MCQs है ना बेटा, तो इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा रहना बहुत दिक्कत वाला पोजीशन में डाल देता है फिर बच्चों को। सो वी विल ब्रीफली डिस्कस दिस पर्टिकुलर टेक्निक, एंड दिस टेक्निक इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। स्टार्टिंग इट, ओके, नाम क्या है? अकाउंटिंग। तो कहीं ना कहीं, और रिटर्न के बारे में बात हो रहा है तो हमेशा ये परसेंटेज में निकलेगा, प्लस अकाउंटिंग जोड़ दिया साथ पे, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेके बात करेंगे हम लोग। रिटर्न मतलब प्रॉफिट इन परसेंटेज, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। अदरवाइज नोन एज, इसका दो अलग अलग नाम भी है, जिसको बोलते हैं एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोलते हैं इसे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग नाम यूज है और अकाउंटिंग का प्रॉफिट यूज करोगे तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड भी बोलेंगे। एक चीज मेरे साइड से एक डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, कि ये जो नोट्स मैं आपके लिए जो डिजाइन कर रहा हूँ ना, ये अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग मटेरियल्स, एंड वट एवर आई नो अबाउट द पर्टिकुलर कंसेप्ट और चैप्टर और सब्जेक्ट, उसको कंबाइन करके बनाया हुआ है। तो आपको हर, जितने भी आप अलग अलग बुक्स फॉलो कर रहे हो, कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। these points taken together is the summation of these notes I'm providing to you। तो आपको इससे रिलेटेड, ये जो कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड और कुछ देखने का आई डोंट थिंक देयर इज नेसेसिटी, बट यस यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज, एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू के आपके साइड से ये एफर्ट रहे, आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करें। व्हाट आई एम डूइंग इज समराइज करके आपको पूरा चैप्टर आपके सामने रख दिया गया, आप उससे पढ़ो, समझो, सो दैट एक ब्रीफ नॉलेज आपके माइंड में रहे। उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए आप अलग अलग मटेरियल्स फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसका नाम है एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी से बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड भी से बोलते हैं। इसका कंसेप्ट लाइन क्या है बेटा? रिटर्न का मतलब क्या है? प्रॉफिट का परसेंटेज, राइट। एक प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन क्या होता है? रिटर्न बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आपने इन्वेस्ट किया 100, आपको प्रॉफिट मिला 10, मैं बोलूंगा आपका कितना परसेंट का प्रॉफिट हो, आप क्या करोगे? रिटर्न बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो 10% इज द रिटर्न। यही कंसेप्ट के साथ ARR आता है, ठीक है। मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि जो इसके बाद इसका फॉर्मूला आएगा ना, फॉर्मूला को इंटरप्रेट करने में इजी रहेगा। आगे चलते हैं। ARR computes the net income as a percentage of investment। सर पता है हमको। आगे ARR is equal to एवरेज, बहुत ध्यान से, बहुत धीरे आराम से चलेंगे, एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके सर, ठीक है। ये जो नेट इनकम हुआ, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, जितना लोगों को पूछोगे उतना अलग अलग व्यूज आता है। नेट इनकम क्या क्या हो सकता है? नेट इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कोई कंसीडर कर सकता है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कोई कंसीडर कर सकता है, ठीक है। EBIT भी कोई कंसीडर कर सकता है, ठीक है। EBDIT भी कोई कंसीडर कर सकता है। आपको सारा चीज पता है, हम धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट, सारे जो टर्म्स हैं, इसको लेके फैमिलियर ऑलरेडी हो रहे हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। आगे तो सर लेना क्या है? एक स्टैंडर्डाइज रूल है, आप अलग अलग बुक्स में देखोगे ना, तो अलग अलग कंसेप्ट को लेके या अलग अलग टेक्निक्स को लेके बात किया गया है, लेकिन जो इन जनरल है उसी के ऊपर मेरा ये कंटेंट है। आगे चलते हैं। ये 3 अलग अलग अल्टरनेटिव कैलकुलेशन के साथ आता है। कौन सा? ARR का कैलकुलेशन। 3 अलग अलग अल्टरनेटिव है, वो अल्टरनेटिव को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम लोग। नेट इनकम जनरली मीन्स, जनरली लिखा है इसका क्योंकि अलग परसेप्शन भी हो सकता है, बट जनरली नेट इनकम का मतलब क्या है? इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कैश फ्लोज का कंसेप्ट को प्लीज इग्नोर करें।
इंडिविजुअल टेक्निक्स में कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। हमने प्रोजेक्ट कैश फ्लोज पढ़ा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चैप्टर में वही यूज होने वाला है, यस सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एआरआर पर्पज में आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली जो नेट इनकम दिखाते हैं आप उसको बोलते हैं इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्सेस, दैट इज जनरली। क्वेश्चन में अलग हिंट के साथ भी, अलग कंसेप्ट के साथ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट जनरली कुछ नहीं पूछा तो दिस इज योर आंसर, इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। ओके, नंबर ऑफ वेज में इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो, जो ऊपर हम डिस्कस भी कर रहे थे। अब आते हैं वो तीन अल्टरनेटिव के सामने, तीन अलग अलग अल्टरनेटिव है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके चलेंगे। अल्टरनेटिव 1, ठीक है, क्या लिखा, पहला लिखा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन एनुअल बेसिस। मतलब क्या है, हर साल एवरी ईयर आपका एआरआर अलग अलग निकलेगा, एवरी ईयर, इसी को बोलते हैं एनुअल बेसिस। ठीक है, तो हर साल का आपका एआरआर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, हमने इसी के ऊपर बात किया था, रिटर्न बाय इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि तीन अलग अलग अल्टरनेटिव है, तो ये रिटर्न का पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव या डेफिनेशन तीन अलग अलग अल्टरनेटिव में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड है, उसी को बस नोट करना है। ठीक है, नेट इनकम, ओके सर, नेट इनकम ऊपर हमने बात भी कर लिया, इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे सॉरी ये वाला मिस हुआ है, ईच ईयर, क्योंकि आपको हर साल का निकालना है, तो हर साल के बिगिनिंग में आपका जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसी को लेके उस साल का प्रॉफिट के साथ डिवाइड करोगे तो आपका एआरआर आएगा उस पर्टिकुलर ईयर का। अल्टरनेटिव 1 एनुअल बेसिस, हर साल कैलकुलेट करना है, हर साल का नेट इनकम डिवाइडेड बाय उस साल का बिगिनिंग में जितना इन्वेस्टमेंट था इनटू 100, दैट्स इट, डन, डन एंड डस्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेके एग्जांपल भी करेंगे। अल्टरनेटिव 2, ठीक है सर, 2 में आ गए। अब यहाँ पे क्या बोलता है, एआरआर टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस, यहाँ पे एनुअल बेसिस था, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस है। क्या सर क्वेश्चन में हमको हिंट देगा, जरूर देगा, जरूर देगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट द एआरआर ऑन ए पर्टिकुलर वे। ठीक है, एआरआर यहाँ पे क्या है, एवरेज, यहाँ पे क्या था, सिर्फ नेट इनकम था, देख रहे हैं डिफरेंसेस, यहाँ पे क्या है, एवरेज नेट इनकम। अब ये एवरेज नेट इनकम कैसे निकालेंगे, एवरेज नेट इनकम मतलब मान लो 3, 4 या 5 साल का नेट इनकम आपको दिया हुआ है, 5 साल का नेट इनकम दिया तो एड इट टुगेदर डिवाइडेड बाय 5 इज योर नेट इनकम, राइट। ओके, डिवाइडेड बाय क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्या लिखा, इसके साथ इसको कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे जो हमारा एनुअल बेसिस में था, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर था, हर साल के बिगिनिंग में जितना इन्वेस्टमेंट जो रहेगा आउटस्टैंडिंग में उसी को लेके आपको कैलकुलेट करना था। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, बिगिनिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो एक साल के फर्स्ट में, ईयर 0 में जितना इन्वेस्ट कर लिया आपने, जैसे यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, जो स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्ट कर लिया वही, ठीक है, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट, इसीलिए तो बोल दिया ना टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस। ये जब एग्जांपल करेंगे और डिटेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। थर्ड का क्या है, अल्टरनेटिव 3 एआरआर ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस। नाम देख रहे हैं, एक एनुअल बेसिस, एक टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस और एक एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये तो सेम है सर, एवरेज नेट इनकम, इसको लेके कोई डिस्कशन और पेंडिंग है नहीं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब ये जो लॉजिक है ना इस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव का, ये मुझे खास करके पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आप पूछेंगे क्यों, जब आप इसका आंसर कर रहे होंगे ना तब आपको और डिटेल क्लियर होगा। प्रैक्टिकली इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, जो ये थियरी डेवलप किया गया है, क्यों किया गया, क्यों हम पढ़ रहे हैं, डोंट नो। लेकिन अगर आप फ्रैंकली मुझे पूछेंगे तो मैं इसको रैंक ही नहीं करता, ये होना ही नहीं चाहिए था। तो क्या बोल रहा है ये, एआरआर इज इक्वल टू एवरेज नेट इनकम बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बोला, ये हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू इफ एनी प्लस सैल्वेज वैल्यू।
इसको लेकर डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो